अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैंने नवाब जलालुद्दीन के चेहरे में नुमायां तगय्युर देखा। तालूत अलबत्ता उसी तरह पुरसकून था। उसने नवाब साहब को बैठने की पेशकश की और नवाब साहब अपने साथियों समेत बैठ गए। आप जैसे साहबे वकार शहजादों से मिलकर बेपनाह मुसर्रत हुई, नवाब साहब ने कहा। हम भी जलालुद्दीन और जलालाबाद से बहुत मुतासर हुए हैं, तालूत ने जवाब दिया। यकीनन जलालाबाद की शान रियासत शादिया जैसी ना होगी, लेकिन अबूरा के दामन की ये रियासत आम फहम नहीं है। रियासत अपनी छोटी सी आबादी की खुद कफील है। हमें बैरूनी दुनिया से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। सिर्फ चंद यूरोपी ममालिक से हमारा राब्ता है, जहां हम रियासत की ज़मीनों से बरामद होने वाले हीरे बेचते हैं और ज़रूरियात की कुछ चीज़ें मंगवा लेते हैं। हमारे यहाँ के हीरे पूरी दुनिया में नायाब होते हैं, तालूत ने जवाब दिया। नवाब साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा और तालूत ने ताली बजाई। फौरन एक मुलाजम अंदर आकर अदब से झुक गया। रियासत के हीरों के चंद नमूने नवाब साहब की खिदमत में पेश किए जाएं और मुलाजम गर्दन झुकाकर चला गया। मैंने एक ठंडी सांस ली। बिलाशुबा तालूत के लिए ऐसे हीरे कोई हैसियत नहीं रखते थे। चंद लम्हात के बाद मुलाजम एक सोने की प्लेट में जगमगाते बेशकीमत हीरों के तकरीबन 15 दाने ले आया और उसने वो दाने नवाब साहब के सामने रख दिए। नवाब साहब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बदहवासी नजर आई। बेशकीमत हीरे लाखों रुपए की मालियत के थे। उनकी चमक से आंखें बंद हुई जा रही थीं। नवाब साहब एक एक दाने को उठाकर देख रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर भर्राई हुई आवाज में कहा, बेशक ये बेमिसाल हैं। ऐसे नादर हीरे शाज ही नजर आते हैं। बंदा परवरी, तालूत ने गर्दन झुकाते हुए कहा। आपको जलालाबाद के बारे में कैसे मालूम हुआ? बस घोड़े की दौड़ से हमें भी बेहद दिलचस्पी है। हमारे अस्तबल में 1000 नायाब घोड़े हैं। घोड़ों की दौड़ हमारी कौमी खेल में शामिल है। चुनाचा हमें कुछ लोगों से मालूम हुआ कि जलालाबाद में इस खेल से शौक रखा जाता है और हम यहाँ आ गए। यहाँ के बारे में हमने मालूमात की और फिर अपनी रियासत से 3 घोड़े मंगवा लिए। आपने देखा होगा कि वो हमारे यहाँ के तीसरी क्लास के घोड़े थे। पहली और दूसरी क्लास के घोड़े रियासत से बाहर नहीं जाते। वो तीसरी क्लास के घोड़े थे, नवाब साहब ने हैरत से कहा। जी, लेकिन बेहद शानदार। मैं उनसे बहुत मुतासर हुआ हूँ। वापसी में मैं उन्हें करीब से देखूंगा। आपसे मुलाकात करके दिल्ली मुसर्रत हुई, मिस्टर साइम और मिस्टर आदल। हम भी मसरूर हैं, तालूत ने कहा और उसी वक्त एक मुलाजम अंदर दाखिल हुआ। चाय तैयार है। आइए नवाब साहब, चाय तैयार है। जलालाबाद में आप मेहमान हैं, ये फ़र्ज़ मेरा है, लेकिन बदकिस्मती कि मेरी दावत कबूलियत ना हासिल कर सकी। ताहम मैं इस दावत को ठुकराने की जुर्रत नहीं कर सकता, नवाब साहब ने कहा और उठ खड़े हुए। सिर्फ कल के लिए माजरत ख्वाह हूँ। आप जब भी हुक्म फरमाएं हम लोग हाजिर हो जाएंगे, तालूत ने कहा और फिर नवाब साहब को लेकर हम दोनों खैमे के दूसरे हिस्से में पहुँच गए। यहाँ एक खूबसूरत लंबी मेज़ लगी हुई थी। इस मेज़ की तफसील अल्फाज में क्या बयान हो सकती। सोने चांदी के बर्तन थे जिनमें हसीन नगीने जगमगा रहे थे। दर्जनों किस्म के फल और खुश्क मेवे थे। नवाब साहब की आंखें खुल गईं। सारी नवाबी रखी रह गई और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि तालूत बहरहाल तालूत है। मेरी दुनिया के नवाब उसका मुकाबला क्या कर सकेंगे। पुरतकल्लुफ़ चाय पी गई। उसके बाद नवाब साहब से गुफ्तगू होती रही और फिर नवाब साहब ने इजाज़त तलब की।
अगर गुस्ताखी ना तसव्वुर करें तो दोनों हजरात कल खादम के साथ दोपहर का खाना तनावल फरमाएं। शर्मिंदा कर रहे हैं मोहतरम, आपकी मोहब्बत भरी शख्सियत से कौन मुतासर ना होगा। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके हुक्म की तामील होगी। तालूत ने कहा और नवाब साहब उसी वक्त बोल पड़े, हाँ वो आपके घोड़े ना देख सके, तशरीफ लाइए। तालूत ने ही कहा और हम दोनों मां नवाब साहब उनके मशीरों के साथ चल पड़े। आरजी अस्तबल में तीनों घोड़े बंधे हुए थे। नवाब साहब ने घोड़े देखे और उनकी आंखों में तहसीन के आसार उभर आए। वल्लाह इससे हसीन और शानदार घोड़े हमारी निगाहों से नहीं गुजरे, क्या शान है। आपको पसंद आए नवाब साहब? तालूत ने पूछा। बेपनाह हम घोड़ों के आशिक हैं। तब ये तीनों आपकी नजर, तालूत ने कहा और नवाब साहब उछल पड़े। उन्हें अपने कानों पर यकीन ना आया। उन्होंने तअज्जुब खेज निगाहों से तालूत की तरफ देखा, उसके अल्फाज पर गौर किया। साइस घोड़े खोल कर नवाब साहब के मकान पर पहुंचा दिए जाएं। वल्लाह शहजादा आदल, क्या खादम का ये तोहफा आपको पसंद नहीं आया? तालूत ने कहा। ओ शहजादा आदल, आपने हमें बड़ी कीमती चीज बख्श दी। नवाब साहब गहरे गहरे सांस लेते हुए बोले, अगर आप कबूल कर लें तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। बदमाश तालूत ने मकारी से कहा और उसी वक्त दो खादम हाथों में खूबसूरत मखमली बक्स ले आए। एक बड़ा बक्स था जो खुला हुआ था और उसमें इंतहाई नफासत से जमाए हुए वो 15 हीरे जगमगा रहे थे जो तालूत ने नवाब साहब को दिखाए थे। तालूत ने वो बक्स नवाब साहब को पेश करते हुए कहा, रियासत शादिया की तरफ से ये हकीर तोहफा। नवाब साहब की हालत वाकई बिगड़ गई। उनका मुंह खुल गया था, आंखें फटी की फटी रह गईं। कोशिश के बावजूद वो अपनी हैरत पर काबू ना पा सके। हजूर शहजादा साहब, ये बहुत है मेरी हैसियत से ज्यादा। मैं इन तोहफों का बार बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपकी आला शख्सियत के लिए ये हकीर तोहफे मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ताहम फिर आऊँगा तो आपके लिए शादिया की चंद नायाब चीज़ें लाऊंगा। फिलहाल इन्हें कबूल फरमाकर मुझे इज्जत बख्शें। तालूत ने कहा और नवाब साहब ने कांपते हाथों से हीरों का बक्स थाम लिया और फिर एक एक बक्स उन तीनों आदमियों को भी पेश किया गया जो नवाब साहब के साथ आए थे। उनमें 5-5 हीरे रखे हुए थे। उन लोगों की भी हालत खराब हो गई, कभी मुस्कुराते कभी खौफजदा हो जाते। वैसे उन हीरों के मालिक बनकर वो भी छोटे मोटे नवाब बन गए थे। क्या जरूरत है इन सड़े हुए नवाब साहब के यहाँ नौकरी की? बड़े जलालुद्दीन बनते हैं, आज तक तनख्वाह के अलावा और कुछ भी ना दे सके। लानत है ऐसी नौकरी पर। गालिबन उनमें से हर एक ने यही सोचा होगा। बहरहाल तीनों घोड़े और कीमती हीरे लेकर नवाब साहब हाँफते कांपते रुखसत हुए। उनके दूर चले जाने के बाद तालूत ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कैसी रही? मेरा ख्याल है कि ऐसे 2-4 तोहफे तुम और दे देते तो फिर यहाँ से नवाब साहब की लाश उठवाने का इंतजाम ही किया जाता। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है कल की दावत के बारे में? देखना है कि ये दावत क्या रंग इख्तियार करती है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। अभी तो कल तक कुछ और तूर मार बांधेंगे ताकि नवाब साहब बिल्कुल ही आउट हो जाएं। लेकिन इन नवाब साहब को इतनी दौलत देकर तुम क्या करोगे? दौलत? तालूत ने एक गहरी सांस ली। यार, तुम्हारे यहाँ जिस चीज को इतनी अहमियत दी जाती है, मेरी निगाहों में वो एक बेहकीकत शय है। उससे कीमती बेशुमार चीजें हैं जिनके खर्च में हम बुखल से काम लेते हैं। मसलन अखलाक, मोहब्बत, नेकी। और फिर वो लड़की वाकई खूबसूरत थी। यकीनन नवाब साहब के यहाँ का माहौल बहुत दिलकश होगा। हम थोड़ी सी तफरीह करेंगे और बस। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी चंद बातें गिरा में बांध ली हैं। वादा कर लिया था कि अब किसी भी लड़की से इस हद तक मुतासर नहीं होगा वो हमारे मुशागल में हारिज हो। ये लड़की भी बस थोड़ी सी तफरीह के लिए ठीक है। गुड, काम के आदमी बन गए हो, मैंने हंसते हुए कहा और तालूत भी हंसने लगा। दूसरे दिन हमने नवाब साहब के महल रवानगी का बंदोबस्त किया। तालूत ने रासम से कुछ और फरमाइशात की थी और रासम ने उनकी तामील कर दी।
चुनाचा तकरीबन 12:30 बजे हर अव्वल दस्ता रवाना हो गया। पुराने तर्ज के खवान थे जो उन लोगों को शानों पर लदे हुए थे जो यहाँ मौजूद थे। सब के सब वर्दी पहने हुए थे। ये खवान सरपोशों से ढके हुए थे और उनमें वो कुछ था जो नवाब साहब ने ख्वाब में भी ना देखा होगा। आला दर्जे के कपड़े के थान, खुश्क फल, नफीस तरीन डेकोरेशन पीस और ना जाने क्या क्या, और ये सब कुछ ज़ाहिर है इस दुनिया की तर्ज पर नहीं था। फिर 1 बजे हमारी कार नवाब विला में दाखिल हुई तो गोया पूरा महल इस्तकबाल को उमड़ आया। नवाब साहब ने भी शायद कल शाम वापसी के बाद से ही इंतजामात शुरू कर दिए थे। उनका शानदार महल और खूबसूरत बन गया था। तमाम मुलाजम नई पोशाकें पहने हुए थे। रवानगी के लिए तालूत ने भी खूब तैयारियां की। इंतहाई आला दर्जे के जदीद तराश के सूट हम दोनों ने पहने हुए थे और खूब जच रहे थे। तालूत की तो चाल भी शहजादों की सी थी क्योंकि वो दर हकीकत शहजादा था, लेकिन हशमत बरादर का ये 2 कौड़ी का क्लर्क भी उसके अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा था। अब जैसा भी लग रहा था उसका अंदाजा इस खादम को नहीं है। महल की खूबसूरत कनीजें फूल नछावर कर रही थी। पोर्टिकियो में हमारे बावर्दी ड्राइवर ने कार रोक दी। नवाब साहब और उनके अहले खानदान हमारे इस्तकबाल को मौजूद थे। तालूत ने आहिस्ता से मेरा शाना दबाया। मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। वो रही, वो मौजूद है, वो अहमकों के से अंदाज में इशारा करते हुए बोला और मैं भी उसके इशारे पर उस तरफ देखने लगा। सीमी उन लड़कियों के साथ एक खूबसूरत लिबास में मलबूस खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा सपाट था और उस पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। दोनों शरीर लड़कियां भी संजीदा ही रहीं। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोल दिया। पहले तालूत और फिर मैं नीचे उतरा और नवाब साहब दोनों हाथ फैलाकर हमारी तरफ लपके। उनका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख था। उन्होंने बारी बारी हमसे मुआनका किया। सफ़ेद शेरवानी और चूड़ीदार पंजामे में वो खूब जच रहे थे। मेरी खुश नसीबी की इंतहा है। आज इस कोठी की रौनक बढ़ गई। उन्होंने कहा क्योंकि हम उनकी तरफ मतवज्जा थे, इसलिए सीमी और नुसरत वगैरह के चेहरों का जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका। बहरहाल उसकी नौबत भी आ गई। लड़कियों के एक पूरे ग्रुप से हमारा तारुफ कराया गया, जिनमें सीमी वगैरह भी थीं। मैंने सीमी, नुसरत और रूही की शक्ल भी देखी। उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। ये मेरी बच्ची मोहरा ना सीमा हैं और ये नुसरत और ये रूही। ओह, इन खातून से तो एक इत्तफाक से मुलाकात हो चुकी है। तालूत बोल पड़ा। अरे कहाँ? नवाब साहब हैरत से बोले। ट्रेन में हम लोग खुशी से जलालाबाद आ रहे थे। यहाँ हमारे आदमी मौजूद थे। बहरहाल ट्रेन के कंपार्टमेंट में ये खातून चंद और खिवातीन के साथ मौजूद थी। सफ़र का साथ रहा। अरे सीमी बेटे, आपने हमसे तज़किरा भी नहीं किया। लेकिन सीमी के हवास ही दुरुस्त नहीं थे। बहरहाल हमने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। नवाब साहब ने हमारी मदारत के सिलसिले में अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल कर डाली। उनका तज़किरा तवील और बेमकसद है। यूँ समझ लिया जाए कि वो उन तमाम चीज़ों का जवाब देने में कोशां थे जो हमने उन्हें तोहफ़तन पेश की थी। लेकिन तालूत मौका की तलाश में था और ये मौका उसे चाय के वक्त मिल गया। हम रियासत से एक तवील सैर का प्रोग्राम लेकर निकले थे। बहुत से शहर घूमे, लेकिन जलालाबाद आकर हमें एहसास हुआ कि हमने कोई जगह देखी। वो अभी हमने जलालाबाद में कुछ नहीं देखा, लेकिन आप जैसे मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग को देखकर और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। ये आपकी मोहब्बत है बेटे। कुछ रोज़ अगर यहाँ क़याम करें तो मेरी सबसे बड़ी आरज़ू पूरी हो जाएगी, नवाब साहब ने कहा। हमारा दिल खुद यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा, लेकिन मुलाजमों वगैरह को हमें वापस भेजना पड़ेगा। हम इस भीड़ को साथ नहीं रख सकते, लेकिन वक्त ये है कि उसके लिए हमें होटलों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या क्या यहाँ कोई आला होटल मौजूद हैं? होटल? नवाब साहब शर्मिंदा से लहजे में बोले। ये कोठी शायद हजूर शहजादा के शयान शान नहीं है। अरे नहीं, ये क्या फरमा रहे हैं आप नवाब साहब? तालूत जल्दी से बोल पड़ा। मुझे कल भी मुसर्रत हुई अगर आप यहाँ कुछ रोज़ क़याम फरमाते। हमें सिर्फ आपकी तकलीफ़ का एहसास है, वरना आपकी मुअय्यद से बढ़कर सआदत और क्या हो सकती है।
आपके क़याम से मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, सआदत तो मुझे मिलेगी। क्या शहजादा आदल मेरी ये दावत भी कबूल कर लेंगे? बसरो चशम, जब तक आप हुक्म दें। बिलाशुबा हमें जलालाबाद बहुत पसंद आया, तालूत ने कहा, और नवाब साहब खुश हो गए। तालूत यहाँ आ गया था, वापसी का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये बात तो प्रोग्राम में शामिल थी। चुनाचा हम नवाब साहब के यहाँ क़याम पजीर होने को तैयार हो गए। चाय के बाद नवाब साहब ने अहले ख़ानदान में से कुछ हजरात को हमारे ऊपर मुतअय्यन किया और ख़ुद इंतज़ामात करने चले गए। वो अपनी निगरानी में हमारे क़याम का इंतज़ाम करना चाहते थे ताकि कोई कसर ना रह जाए। नवाब साहब कदामत पसंद थे, लेकिन हर शख्स ज़रूरत के मुताबिक लचक रखता है। नवाब साहब ने भी थोड़ी देर के लिए अपनी कदामत को खैर बात कह दिया। सीमी तो यूं भी बेपर्दा थी, लेकिन उनके ख़ानदान की दूसरी ख़वातीन भी तालूत के और मेरे सामने आ गईं। बिलाशुबा तालूत ने ऐसे ऐसे तोहफ़ उन लोगों को दिए थे कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। नवाब साहब के अहले ख़ानदान, जिनमें कुछ बूढ़ी औरतें और कुछ नौजवान थे, तालूत का दिमाग चाटते रहे। वो तालूत की रियासत शादिया के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, और तालूत भी ऐसी ऊंची ऊंची छोड़ रहा था कि तौबा ही भली। वो मुझसे भी अपनी बातों की तस्दीक करा रहा था। शहजादा साइम आपके बड़े भाई हैं या छोटे? एक साहब ने सवाल किया। हम दोनों में सिर्फ 20 दिन का फ़र्क है। ये नहीं मालूम कि कौन 20 दिन छोटा है और कौन बड़ा। 20 दिन? एक खातून इस टेक्निकल खामी पर गिरफ्त करते हुए हैरत से बोली। जी, तालूत ने जवाब दिया, लेकिन दरअसल वालिद साहब की 121 बीवियां हैं। उन सब के लिए अलग अलग महल हैं, सब के अलग अलग मशागल। इसी तरह साइम की और मेरी वालदा अलग अलग हैं। 121? बड़ी बी के अलावा कुछ और लोग भी हैरत से बोले। जी हाँ, जब हम वहाँ से चले तो 121 ही थी। अब कुछ ज़्यादा हों तो हमें नहीं मालूम। तालूत ने निहायत सादगी से कहा। हंसने की बदतमीजी कौन कर सकता था? हाँ, हैरत ज़दा सब थे। उसके बाद काफ़ी देर तक लोग उन 121 बीवियों में उलझे रहे और थोड़ी देर के लिए सवालात से निजात मिल गई। फिर नवाब साहब आ गए और लिहाजत से बोले, आपकी रहाइश के इंतज़ामात हो गए हैं शहजादा साइम और आदिल। गो आपके काबिल तो नहीं, लेकिन बहरहाल चुनाचा आप पसंद फरमाएं तो अपने आदमियों को वापसी की इजाज़त दें। बेहतर है नवाजिश, तालूत ने कहा और ड्राइवर को बुलाने की फरमाइश की। ड्राइवर से उसने कहा कि बाकी लोगों को वापस कर दिया जाए, सिर्फ कार रहने दी जाए। वो खुद भी जा सकता है, और ड्राइवर गर्दन झुकाकर चला गया। रात गए नवाब साहब से जान छूटी। रात के खाने पर सीमी से मुलाकात हुई, लेकिन वो गर्दन झुकाए खाती रही। एक दो बार उसने अजीब सी निगाहों से तालूत को देखा, लेकिन उन निगाहों का मफहूम वाज़े नहीं था। बहरहाल फिर तालूत ने आराम की ख्वाहिश ज़ाहिर की और नवाब साहब हमें हमारी ख्वाबगाह तक छोड़ने आए। ख्वाबगाह क्या थी, बस बेनज़ीर थी। तालूत ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एक तवील अंगड़ाई लेते हुए एक कुर्सी पर धम से बैठ गया। शहजादा साइम, उसने मुझे आवाज़ दी। जी शहनशाह आदल, मैंने मज़का खेज अंदाज में कहा, और तालूत बेतहाशा हंस पड़ा। यार, ईमानदारी से बताओ, मज़ा आ रहा है या नहीं? इतनी दौलत खर्च करके भी मज़ा नहीं आएगा। दौलत की बात छोड़ो प्यारे, ये बताओ कैसा जा रहा हूँ? क्या बात है तुम्हारी? मगर यार, उस नवाब के बच्चे ने थका दिया, कंबल की तरह चिमट गया है। उससे जान छुड़ाओ किसी तरह। सोचो, मैंने कहा। तुम गौर करो, उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, और वो भी अजनबियों के से अंदाज में। ये अजनबियत दूर हो जानी चाहिए। वो सख्त हैरत ज़दा है, होना चाहिए। बहरहाल उससे मुलाकात की तदबीर करो, बात तन्हाई में ही बन सकेगी। हाँ, यही सोच रहा हूँ। वैसे उस्ताद, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुम भी किसी को पसंद कर लो, वक्ती तौर पर ही सही, ताकि तफरी बराबर रहे, वरना मुझे कोफत रहेगी। तुम बेफिक्री से अपना काम करो, मेरी परवाह मत करो। ये बकवास है। अगर तुमने कल तक किसी को पसंद नहीं किया तो हम ये जगह छोड़ देंगे। वाह, ये खूब ज़बरदस्ती है। मेरी खातिर, मेरी जान, प्लीज़। तालूत ने ऐसे अंदाज में कहा कि मेरी हंसी ना रुक सकी। बस तो तुम ही इंतखाब कर देना, मैंने कहा। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, फिर लुत्फ़ आएगा। वैसे अभी चंद मिनट के बाद मैं एक काम ज़रूर करूँगा। वो क्या?
ذرا باہر جاؤں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے، یعنی وہ ہم سے کتنی دور ہے۔ ضرور لگاؤ، لیکن احتیاط سے کوئی گڑبڑ مت کر ڈالنا۔ ارے فکر مت کرو میری جان، اور ہاں ذرا مجھے 2 شعر عشقیہ مکالمے ضرور یاد کرا دینا۔ آج تک کسی سے اظہار عشق نہیں کیا، ذرا 2-4 موقع کے اشعار اور کچھ ایسی ہی دوسری باتیں، میں ذرا سلیقے سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور طالوت اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب کسی کے کمرے میں آنے کے امکانات نہیں تھے، چنانچہ مجھے طالوت کے چلے جانے سے کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ میں آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ انوکھے خیالات پھر ذہن میں داخل ہونے لگے، لیکن میں نے زور سے گردن جھٹک دی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن طالوت کے ساتھ گزرنے والا ہر دن اپنے جلوہ میں سینکڑوں ہنگامے لیے ہوتا تھا۔ کیسے عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس کی حرکتوں پر مسکراتا ہوا سو گیا۔ مجھے نہیں معلوم طالوت کس وقت واپس آیا۔ بہرحال صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ اپنی مسہری پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں کسل مندی سے کروٹیں بدلتا ہوا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا۔ غسل کرنے سے طبیعت شگفتہ سی ہو گئی۔ لباس تبدیل کیا اور ایک آرام دہ کرسی میں دراز ہو کر طالوت کا جائزہ لینے لگا۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اٹھا اور خوابگاہ کی بغلی سمت کی کھڑکی کھول دی۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت موسم تھا۔ میں نے کھڑکی کی دوسری طرف نگاہ دوڑائی۔ انتہائی حسین باغ لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے تختے بکھرے ہوئے تھے جن پر رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ ہواؤں میں ان پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ رنگین آنچلوں کی ایک ٹولی، 4-5 لڑکیاں مہے گشت تھیں، اور ان میں سیمی، نصرت اور روحی بھی شامل تھیں۔ سیمی ایک ڈھیلا ڈالا گاؤن پہنے ہوئے تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ عجیب حسن تھا، بے شک وہ بے حد پیاری تھی، لیکن میں نے کھڑکی بند کر دی۔ طالوت اگر جاگ گیا تو اس نے مجھے اس طرح دیکھ لیا تو ممکن ہے وہ کچھ غلط سوچ لے۔ وہ سیمی کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد طالوت جاگ گیا۔ اس نے انگڑائیاں لیں اور پھر پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب میں واپس آیا تو تم سو چکے تھے۔ ہاں، میں رات کی رپورٹ کے لیے بے چین ہوں۔ بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ حلیہ درست کراؤ، اس کے بعد ہی بات چیت کریں گے، میں نے کہا، اور طالوت گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ پھر وہ غسل خانے میں گنگناتا رہا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد طالوت واپس آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پہلی خوشخبری، محترمہ سیمی اس کمرے کے بائیں سمت والی عمارت میں مقیم ہیں، جس کا ایک دروازہ اس حسین باغ میں کھلتا ہے جسے تم یہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں مجلس مشاورت جمع تھی، یعنی 8-10 لڑکیاں تھیں۔ اس عمارت میں لڑکیوں کی تعداد بہت کافی ہے، لڑکے کم ہی نظر آتے ہیں۔ جو بھی ہیں بڑے برخوردار قسم کے، انہیں لڑکیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں، اور بوا جیسی کئی عورتیں لڑکیوں کی نگرانی پر مامور ہیں۔ خوب، بوا سے ملاقات ہوئی؟ خدا نخواستہ، طالوت جلدی سے بولا۔ ابھی تک تو ان کی شکل نظر نہیں آئی، آگے اللہ مالک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پوچھا، پوری کوٹھی کی سیر کی ہے، ہر طرف ہمارا ہی چرچا ہے، خاص طور سے ان تحائف کا۔ اس کے بعد میں نواب جلال الدین کی خوابگاہ کی بھی سیر کی۔ خوب، بیگم صاحبہ بھی خاصی حسین ہیں، لیکن انتہائی پردہ نشین۔ استقبال میں بھی وہ شریک نہیں تھی۔ بہرحال نواب صاحب سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی الجھن میں پڑ گئے تھے بیچارے۔ ابھی کل یا پرسوں تک نواب شمشیر الدولہ آنے والے ہیں۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ سیمی کے طلبگار، پہلے سے معاملہ طے ہے۔ اب چونکہ سیمی تعلیم ختم کر چکی ہے، اس لیے شمشیر الدولہ چند روز کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اس دوران نواب صاحب ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لے کر آخری فیصلہ کریں گے۔ کسی اور ریاست کے نواب کے ساجزادے ہیں۔ الجھن کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں، نواب صاحب نے دبی زبان میں اظہار کیا تھا کہ ہماری، میرا مطلب ہے میری اور تمہاری بات ہی کیا ہے۔ نواب اور شہزادوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔
अगर हम में से कोई सीमी से मंसूब हो सकता तो नवाब साहब की किस्मत खुल जाती। इस पर बेगम साहबा ने फरमाया कि नवाब साहब ने उनके मुंह की बात छीन ली, लेकिन अब क्या हो सकता है, शमशीरुद्दौला का इंतखाब किया जा चुका है, और अगर शमशीरुद्दौला को नज़रअंदाज भी किया जाए तो किस बल बोते पर शहजादों के लिए एक से एक हसीन लड़की होगी। क्या ज़रूरी है कि उनमें से कोई सीमी को पसंद कर ले? ओह, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। है ना दिलचस्प रिपोर्ट, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। है तो, लेकिन उलझन में मैं भी पड़ गया हूँ तालूत। क्यों? एक बात बताओ तालूत, क्या हम बुरे लोग हैं? हरगिज नहीं, हमारे जैसे नेक लोग तो अब तक नहीं पैदा हुए और ना आइंदा पैदा होंगे, तालूत ने बड़े खलूस से कहा, और मुझे हंसी आ गई। मसरखापन मत करो, हमारे तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा हुआ है। वो क्या? किसी शरीफ लड़की को किसी कीमत पर परेशान नहीं किया जाएगा। मैं उस पर कार बंद हूँ, तालूत ने सीने पर हाथ रखकर कहा। मेरे सिलसिले में भी तुम देख चुके हो, दाऊद रहमानी की लड़की के लिए खासी तकलीफें उठाईं, लेकिन उसकी इफ़्फ़त पर हर्फ ना आने दिया। कदर करता हूँ यार इस बात की, तालूत ने कहा। अगर सीमी शमशीर से मंसूब है और अगर दोनों खुश हैं तो हमें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? ज़ाहिर है उसे शमशीर से जुदा करके हम उसे कोई सहारा तो ना दे सकते, फिर उनका मामला ख़राब क्यों किया जाए? तालूत किसी गहरी में सोच में डूब गया, फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, कहते तो ठीक हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? इन शमशीरुद्दौला बहादुर का जायज़ा लिया जाए, सीमी को भी टटोला जाएगा। अगर शमशीरुद्दौला सीमी जैसी हसीन लड़की के लायक हुए और सीमी ने भी उन्हें पसंद किया तो हम खामोशी से यहाँ से बिस्तर गोल कर जाएंगे, और अगर ऐसी बात ना हुई तो फिर जुमला हकूक महफूज हैं। चलो मंजूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और ये बात तय हो गई कि फौरी तौर पर तालूत सीमी से इश्क नहीं शुरू करेगा। तकरीबन 8:30 बजे दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे धक्का दिया गया और किसी ने अंदर झांका। कोई मुलाजमा मालूम होती थी, हम लोगों के सामने आ गई, इसलिए उसने सहमे हुए अंदाज में कई सलाम कर डाले। कैसे आई खातून? मैंने शराफत से पूछा। नवाब मियाँ ने भेजा था कि देख आऊं आप जाग गए हैं या नहीं, मुलाजमा ने खुश्क होंठ तर करते हुए बताया। अंदर आ जाओ, तालूत ने कहा, और वो अंदर आ गई। पूरी जान से कांप रही थी बेचारी। यहाँ सब किस वक्त जाग जाते हैं खातून? मियाँ 7 बजे तक, बच्चे 8 बजे तक। ठीक है, नाश्ता किस वक्त होता है? 9 बजे। बस तो हमारे जाग जाने की इत्तला दो, तालूत ने कहा, और मुलाजमा वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब खुद आप पहुंचे। सुबह बखैर बच्चों, रात को एक बड़ी गलती हो गई। क्या नवाब साहब? तालूत ने कहा कि हम दोनों ने उन्हें सलाम करके मुसाफा किया था। भाई पूछना भूल गया कि तुम लोग बेड टी वगैरह लेते हो या नहीं? नहीं नवाब साहब, खुदा के फजल से हम भी मुसलमान हैं। बड़ी मसरत की बात है, तैयार तो हो, आओ थोड़ी देर चमन की सैर रहे, नवाब साहब ने कहा। चमन की सैर करते हुए नवाब साहब हमसे गुफ्तगू करते रहे। बहुत सी बातें की उन्होंने। तब तालूत ने एक बात कही। मेरे जहन में एक ख्याल उलझ रहा है नवाब साहब। वो क्या शहजादे आदिल, हम लोग सैर व तफरी करने निकले हैं और तमाम तकल्लुफ़ात से बेनियाजी चाहते हैं। इसका मामूली सा अंदाज़ा आपने इस वक्त से लगा लिया होगा कि हम दोनों यहाँ ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। और हाँ, मुझे इस बात पर भी हैरत हुई थी, यहाँ इस महल में आपने जिस अपनाइयत से हमें मदऊ किया है और यहाँ के मुकीन जिस मोहब्बत से हमसे पेश आए, वो एहसास दिलाती है कि हम अपने ही घर में हैं। बेशक ये मेरी खुशबख्ती है कि आप लोग इसे अपना घर तस्वुर करते हैं। तब फिर नवाब साहब, आप जिस तरह अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़ रहें। हमें घर के दूसरे लोगों के सपुर्द कर दें और सिर्फ फुर्सत के औकात में हमारी मुलाकात हो। हम यहाँ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन अगर ये तकल्लुफ़ात जारी रहे तो ज़्यादा अरसे ना रह सकेंगे। नवाब साहब तालूत की इस बात से बहुत मुतासर हुए और बोले, तुम लोग वाकई नेक फितरत और सादा दिल हो बेटे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे अपने बच्चे हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं इस पर अमल करूँगा। ये कोठी तुम्हारी है, सब लोग तुम्हारा एहतराम करते हैं। जहाँ दिल चाहे जाओ, सबसे मिलो, तुम अपने बच्चे हो। जलालाबाद की सैर के लिए जिसे चाहो साथ ले लेना।
शुक्रिया, ये आपने अपनायत की बात की है। तालूत ने कहा। मैं तालूत की शरारत समझ गया था। बहरहाल 9 बजे हम नाश्ते के लिए चल पड़े। नाश्ते की मेज पर गिने चुने अफराद थे, यानी घर के खास लोग। बेगम साहबा भी थीं, जिन्हें खास तौर से हमारे सामने लाया गया। वो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माई बैठी थी। सिमी और दूसरी लड़कियों का मूड बेहद खुशगवार था। वो मुस्कुराकर बेगम साहबा को देख रही थी। नवाब साहब भी नाश्ते के दौरान लतीफ़े सुना रहे थे। बहरहाल अगर वो मगरूर भी थे तो यकीन नहीं आता था, क्योंकि इस वक्त वो बहुत खुश मजाज मालूम हो रहे थे। फिर उन्होंने तालूत की फरमाइश बताई और ख़ास तौर से सिमी से मुखातब होकर बोले, सिमी बेटे, तुम जदीद तौर पर तालीम याफ्ता हो, इसलिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मदारत की जिम्मेदारी तुम पर ख़ास तौर से आयद होती है। इन्हें जलालाबाद के नवाह की सैर ज़रूर कराना। जी, सिमी ने सादगी से कहा। मैंने इस वक्त के लहजे में कोई ख़ास बात महसूस नहीं की और ना जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि शायद शमशीर बहादुर का पल्ला भारी है। नाश्ता ख़त्म हो गया। नवाब साहब ने मुलाजिम को बुलाकर हदायत की कि अकबरपुर का दौरा जो मुलतवी कर दिया गया था आज ही होगा, क्योंकि मेहमानों ने इजाज़त दे दी है। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें एक ज़रूरी काम से अपनी जागीर अकबरपुर जाना है, जिसके लिए मना कर दिया गया था, लेकिन अब आप उन लोगों की इजाज़त से वो वहाँ जा रहे हैं। आप बड़े इत्मीनान से जाइए और तमाम काम करके वापस आइए। तालूत ने कहा और हम दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। तो आखिर तुमने अपना काम कर ही लिया। हाँ यार, मगर ये लड़की कुछ ठुस मालूम होती है। उसकी वजह शमशीर तो नहीं हो सकता है, देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, तालूत ने खुश्क लहजे में कहा और मैं मुस्कुराने लगा। हंस क्यों रहे हो? मैं अपने वादे पर कायम हूँ, तालूत गर्म होते हुए बोला और मैं जोर से हंस पड़ा। तो बिगड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। तुमने हस्बे वादा मेरे लिए भी तो कोई तलाश नहीं की। हाँ, रूही कैसी है? ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, नुसरत से अच्छी है। बहरहाल आज दिन में जायजा लेंगे, तफरी करेंगे यार, ना सही इश्क, लेकिन इन शमशीरुद्दौला को देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ज़रूर, लेकिन रकाबत में मैं जुमला भी पूरा ना कर पाया था कि बाहर बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी और हम दोनों खामोश हो गए। दरवाज़ा खुला और नुसरत की शक्ल नजर आई। फिर रूही और सबसे आखिर में सिमी झजकती हुई अंदर आ गई। तीनों लड़कियां संजीदा थीं। मैंने और तालूत ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और फिर तालूत गर्दन उठा कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो नहीं आई, उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा। जी, सिमी भी दरवाजे की तरफ देखते हुई बोली, कौन? बुआ, जिनके लिए यहाँ आना पड़ा, तालूत ने उसी अंदाज में कहा और लड़कियों की संजीदगी रुखसत हो गई। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। बुआ याद है आपको? सिमी ने कहा। अरे उन्हीं की कोशिश तो यहाँ लाई है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मैं एक बार फिर आपके यहाँ जरूर आऊँगा बुआ का रिश्ता लेकर, तालूत ने कहा। तो आप बुआ का रिश्ता लेकर आए हैं? नुसरत हंसते हुए बोली। बिलाशुबा शायद उन्हें पता चल गया है, जब भी वो मेरे सामने नहीं आई। अगर आपने उन्हें बता दिया है तो जुल्म किया है मिस सिमी। मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं, तालूत ने कहा। सिमी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर वो बोली, मेरा ख्याल था कि इस हसीयत में आप संजीदा हो गए होंगे, लेकिन अरे कैसी हसीयत, कहाँ की हसीयत? बुआ के लिए सब कुछ दाव पर लगाकर ये ढोंग रचाया है। हाय बुआ, तालूत ने इस अंदाज में कहा कि नुसरत और रूही बेतहाशा हंसने लगी। आप अब हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते शहजादा आदल, सिमी ने कहा। बेवकूफ़? मैंने ऐसी जसारत कब की थी मोहतरमा? ट्रेन में आपने कब बताया था कि आप शहजादे ऐसे आला इंसान हैं? बुआ मेरी 7 पुश्तों को गालियां देती रहीं। शक्ल तो देख आईने में कामबख्त, सूरत पर फटकार बरस रही है। शहजादे तुझ जैसे मनहूस शक्ल रखते हैं, तालूत ने कहा। बुआ ने आपसे गुस्ताखी की थी, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, सिमी ने कहा। अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मेरा दिल उनके लिए तड़प रहा है और आप उनकी गुस्ताखी की मुआफ़ी मांग रही हैं, तालूत ने मुंह फैलाते हुए कहा। रूही जरा बुआ को बुला लाओ, सिमी ने हंसते हुए कहा और रूही जल्दी से उठ गई। वो बाहर निकल गई। संजीदा तरीन सिमी बेसाख्ता मुस्कुरा रही थी। उसने कई बार मेरी तरफ भी देखा।
ये हकीकत है साइम साहब कि हम लोग ट्रेन में आपकी हैसियत नहीं जान सके। हमें वहमो गुमान भी नहीं था कि 2 शहजादे हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। आपने हमें अपने घर आने के लिए मना किया था सीमी साहिबा कि आपकी निगाह में आम इंसान इंसान नहीं है। मैंने कहा मैंने आपकी निगाह की बात नहीं की थी, सिर्फ वालिद और वालदा की बात की थी। आपने यहाँ का माहौल देख लिया, उसके बाद भी अगर आप मुझे मुजरिम करार दें तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। बस तो फिर आप हमें शहजादा ना कहें, सिर्फ आदल और साइम कहें। शहजादगी का दुम छिल्ला सिर्फ आपके वालिद साहब और वालदा साहबा के लिए है, तालूत ने कहा। इतनी देर में बुआ हाँपती कांपती अंदर आईं। उनका चेहरा जर्द हो रहा था, बदन कांप रहा था। अंदर घुसते ही वो चीखती हुई तालूत के पैरों के पास बैठ गईं। माफ कर दो हजूर, बस एक बार माफ कर दो। अल्लाह कसम आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, बस एक बार अल्लाह के वास्ते। अरे अरे क्या बात है बुआ, रूही क्या कह दिया तुमने बुआ से? तालूत जल्दी से बोला। मैंने तो कुछ नहीं कहा शहजादा हजूर। फिर ये बुआ को क्या हो गया? कल जब से आपके बारे में मालूम हुआ है अपने कमरे में छुप कर बैठ गईं। उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकली हैं। रास्ते भर दरूद शरीफ पढ़ती हुई आई हैं, रूही ने कहा और तालूत हंस पड़ा। उठ जाओ बुआ, कांप क्यों रही हैं? माफ कर दो, पहले माफ कर दो, बड़ी गलती हुई है मुझसे, अल्लाह के वास्ते। बुआ उठो, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की करने आया हूँ, उठो तो सही। बुआ जल्दी से उठ गईं। एक लम्हे के लिए कहर आलूद निगाहों से तालूत को देखा और फिर जल्दी से बोली, जो दिल चाहे है करा दो भैया, मगर माफ कर दो। तो क्या तुम शादी करोगी बुआ? सीमी चीख पड़ी। मजबूरी है बेटा, इस बुढ़ापे में गलती हो गई, ना करूंगी तो शहजादे मियाँ गर्दन उतरवा देंगे। आदल, मैंने तालूत को डांटते हुए कहा, क्यों सीधी सादी बुआ को परेशान कर रहे हो? खबरदार अब तुम्हारी जुबान से बदतमीजी का एक लफ्ज भी ना निकले। बुआ बहुत नेक हैं, बहुत सादा दिल और मासूम। मैं खुद आपसे बदतमीजी की माफी चाहता हूँ बुआ, तालूत ने कहा। बुआ का मुंह हैरत से फैल गया। मुझ और गुनहगार को मत करो मियाँ, इतने बड़े आदमी होकर मुआफी मांगते हो, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे। और वह शादी की बात क्या हुई बुआ? हमें तो आपके तैयार हो जाने से बड़ी खुशी हुई थी, नुसरत ने कहा। तू खामोश रह बेशरम, इस बुढ़ापे में मेरा मजाक उड़ाती है। अरे मैं जानती हूँ तू सदा से मेरी दुश्मन है। बुआ उलट पड़ी। मगर तुमने अभी इकरार किया है बुआ, रूही बोली। अरे झाड़ फिरे तुम्हारे मुंह पर, कटे तुम्हारी जुबान। बुआ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन फिर उनकी निगाह हम दोनों पर पड़ी और वो जल्दी से खामोश हो गईं। तो मैं जाऊं मियाँ, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, खुश रखे खुदा तुम्हें। बुआ दरवाजे की तरफ खिसकने लगी और फिर वो बाहर निकलकर जो भागी तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीमी, नुसरत और रूही बेतहाशा हंस रही थीं। तालूत चोर निगाहों से सीमी को देख रहा था। ये तो कुछ ना हुआ, तालूत ने शाने हिलाकर एक गहरी सांस ली। आप क्या चाहते थे? बस बुआ से नोक झोंक होती, कुछ गालियां सुनने को मिलती। ट्रेन में जो जूती तक लेकर दौड़ी थी, जब से आपके बारे में मालूम हुआ है औसान खराब हैं। और जनाब की क्या कफियत है? तालूत ने बराह रास्त सीमी से कहा। शहजादे भी तो इंसान होते हैं, मैं ठीक हूँ, सीमा ने कहा। अल्लाह का शुक्र है, तालूत ने एक गहरी सांस ली। वैसे आपने इस घर की काया पलट दी। अब्बू जान ने मुझे इजाजत दी है कि आपको जलालाबाद की नवाह की सैर कराऊं, सीमी ने खूबसूरती से कहा। लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। अगर आप पसंद ना करें तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं, पसंद ना करने की क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं। यूं भी आप सिर्फ शहजादे ही नहीं, एक दिलचस्प इंसान भी हैं। अगर खानदानी रवायात से मजबूर ना होती तो पहले ही मेरा मतलब है ट्रेन में आपको अपने यहाँ आने की दावत देती। शुक्रिया मिस सीमी, अगर ये बात है तो फिर सैर को जरूर चलेंगे। साइम भाई आपके बरअक्स हैं। आदिल साहब बहुत कामगो और मुतअय्यन, छुपे रुस्तम हैं, खामोशी से काम कर जाते हैं, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं मानती, सीमी हंसते हुए बोली। फिर कहने लगी, बहरहाल आप तैयार हो जाइए, हम लोग अभी आ जाते हैं। फिर तैयारियां होने लगी। तीनों लड़कियां भी आ गईं। उनके साथ 2 लड़के भी थे जो सूरत ही से अहमक मालूम होते थे। ये कौन साहब हैं? तालूत ने पूछा। आलम साहब, मेरे फूफीजाद भाई। सीमी ने एक लड़के का तारुफ कराया और वो कोट का कॉलर दुरुस्त करने लगा। और ये शहजादा साहब हैं, मेरे मामूजाद भाई।
छुट्टियां गुजारने यहाँ आए हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने इजाज़त ले ली है अम्मी जान से। सीमी का लहजा खुशगवार नहीं था। परवाह ना करें, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैंने हमदर्दी से उन दोनों बेवकूफ़ों को देखा। शामत आ गई थी बेचारों की, बड़े खुश नजर आ रहे थे। तालूत की शानदार कार ही में सफ़र ठहरा। मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया और तालूत मेरे बराबर बैठ गया। उनके नज़दीक आलमे साहब बैठ गए। अकबी सीट पर तीनों लड़कियां और शहजादा साहब थे, जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुसर्रत उनके चेहरे से फूट रही थी। तालूत उनकी कैफियत नोट कर रहा था, लेकिन वो पुरइसरार अंदाज में मुस्कुराता रहा। दाएं तरफ मोड़ ले साहिम भाई, रास्ते में सीमी ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए बोली, हम ज़ूबी फाल चलेंगे। रूही, मेरा ख्याल है तुम आगे चली जाए और साहिम भाई को गाइड करो। आप यहाँ आ जाइए आदल साहब। तालूत आंखें बंद करके मुस्कुराया और मैंने कार रोक दी। तब आलम साहब उतर कर खड़े हो गए। उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि पीछे सीमी के बराबर चले जाएं, लेकिन सीमी ने नाम लेकर तालूत को पीछे बुलाया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। तालूत सीमी के बराबर बैठ गया। रूही मेरे पास आ गई और आलम साहब खिड़की के नज़दीक बैठ गए। मैंने कार फिर आगे बढ़ा दी। आलम साहब का मुंह बन गया था। शहजाद मियाँ भी खुश नहीं थे। रूही मुझे सिमतें बता रही थी और फिर उसने नाक सकोड़ कर कहा, अल्लाह सिर कर बैठिए आलम भाई, आपके जिस्म से सिरके की किसी बदबू आ रही है। आप साल में कितनी मर्तबा नहाते हैं? जी, आलम साहब बौखला गए। मैं कहती हूँ सिर कर बैठिए, गिरे पड़ रहे हैं, रूही ने डांट कर कहा, और आलम साहब सहम गए। बाकी सब लोग खामोश थे। सफ़र बहुत तवील नहीं था। ज़ूबी फाल वही था जो हमें हमारे होटल से नज़र आया था। बहरहाल खूबसूरत इलाका था, मौसम भी बेहद हसीन था। कार एक जगह खड़ी कर दी गई और सब नीचे उतर गए। जलालाबाद कुदरती मनाजर से माला माल है, लेकिन अभी यहाँ ऐसी तफरी गाहें नहीं हैं जहाँ ख़ास तौर से वक़्त गुजारा जा सके। ताहम ये खूबसूरत जगह है। आपकी एस्टेट कैसी है आदल साहब? सीमी ने तालूत के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। आसमान को छूते हुए पहाड़, बर्फ से ढके हुए और सफ़ेद बर्फ के पिघलने के बाद ज़मीन पर नज़र आने वाली सबज घास के तवील और हमवार मैदान, बर्फ की सफ़ेदी सबज ज़मीन पर चमकती हुई, और उनके दरमियान आबाद एक छोटी सी दुनिया, खुशहाल और मुतमिन, मेहनत कश लोग, सुर्ख और सफ़ेद आसूदगी की सांस लेते हुए। हमारी दुनिया महदूद है, हम अपने आप में खुश हैं, तालूत ने मंजर कशी करते हुए कहा, और सीमी की आंखें ख्वाबों में खो गईं। आपको देखकर इस दुनिया का एहसास होता है, सीमी ने कहा, लेकिन मैंने अपनी दुनिया में हमेशा एक कमी महसूस की, सिर्फ अपने लिए। तालूत ने कहा, कैसी कमी? बस अल्फाज नहीं अदा कर सकता इस एहसास को। ना इन दिनों वो एहसास बाकी रहा है, इस वक्त से जब एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में सफ़र किया था। अफसोस हम बुआ को ना ले आए, तालूत मुस्कुराते हुए बोला, और सीमी जो तालूत की बातों से किसी कदर संजीदा हो गई थी, अचानक हंस पड़ी। बुआ की तो जान पर बन आई थी। अगर आप जरा सी बरहमी का इजहार करते तो उनका हार्ट फेल हो जाता। आखिर क्यों? बुआ की ये हालत कैसे हुई? क्या उन पर डांट पड़ी थी? नहीं, डांट वगैरह तो नहीं पड़ी। किसी को मालूम भी नहीं है कि उन्होंने ट्रेन में आपसे क्या बदतमीजी की थी। बस उन्हें यूं ही मालूम हुआ कि आप इतने बड़े शहजादे हैं और अब्बू हजूर आपके इस कदर इज्जत करते हैं, तो उन पर खौफ के दौरे पड़ने लगे। उन्हें खतरा था कि आप अब्बू हजूर से उनकी शिकायत ना कर दें। आपकी क्या कैफियत हुई हमारे बारे में मालूम करके? तालूत ने कहा, और सीमी चौंक कर अकब में देखने लगी। मैं जानबूझकर पीछे रह गया। रूही और नुसरत मेरे साथ थीं। अलबत्ता आलम और शहजादा सीमी वगैरह से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे। सीमी के मुड़ कर देखने पर तालूत ने भी पलट कर देखा। आलम और शहजादों को देखकर उसकी तेवरियां चढ़ गईं, लेकिन जुबान से कुछ ना कहा और बोला, आइए इन पत्थरों पर बैठे सीमी साहबा, बड़ा खूबसूरत मंजर है। उसने नदी किनारे पड़े हुए पत्थरों की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं भी नजदीक पहुंच गया। पत्थर दूर दूर बिखरे हुए थे। सीमी और तालूत नजदीक नजदीक के पत्थरों पर बैठ गए। उनसे सिर्फ चंद गज के फासले पर आलम और शहजाद बैठ गए। मैं नुसरत और रूही के साथ दूसरी तरफ मुड़ गया। सीमी ने तालूत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तालूत भी खामोश बैठा रहा और कई मिनट गुजर गए।
वो इस तरफ ढलान में क्या है? तालूत ने पूछा। कुछ नहीं, बस सब्जा है, नीचे चीड़ के दरख्त हैं, आइए देखें। तालूत उठ खड़ा हुआ। सीमी भी उठ गई। उसके साथ ही आलम और शहजाद ने भी उठने की कोशिश की और मैंने उनके चेहरों पर बदहवासी देखी। वो उठने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन पत्थरों ने जैसे उन्हें दांतों में दबा लिया था। तालूत इत्मीनान से सीमी का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया और दोनों बेवकूफ बुखलाए हुए अंदाज में जोर लगाते रहे। वो शर्म की वजह से कुछ बोल भी नहीं सके थे। अलबत्ता कई बार उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकली। मैंने एक ठंडी सांस ली। तालूत काम कर गया था, लेकिन मैंने नुसरत और रूही को उस तरफ मतवज्जा ना होने दिया और उन्हें लेकर दूसरी सिमत चल पड़ा। दूर जाते हुए मैंने 2-3 बार पलट कर देखा। दोनों जवान पत्थरों से जान छुड़ाने में मसरूफ थे, लेकिन उनकी टेढ़ी टांगें सीधी ही नहीं हो रही थी। मैं दिल ही दिल में हंसता हुआ आगे बढ़ता रहा और झरने की दूसरी सिमत आ गया। आदल साहब के मुकाबले में आप संजीदा हैं साइम साहब। क्या बात है? नुसरत ने कहा। मैं खुद को उसका बुजुर्ग समझता हूँ, गोया 20 दिन बड़े आप हैं। यही समझ लें, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन क्या दर हकीकत नवाब साहब, अफशादिया की 120 बीवियां हैं, 121। बड़ी अजीब बात है। दादा जान किबला की 211 बीवियां थीं। हमारे खानदान में यही रवाज है। तो ये शादियां कितनी उम्र से शुरू हो जाती हैं साइम साहब? पहली शादी तकरीबन 22 से 26 साल की उम्र तक। उसके बाद इंसान खुद मुख्तार होता है। बाद औकात 4-4 शादियां एक ही दिन में होती हैं, यानी एक निकाह से फारग होकर दूसरे निकाह को चले जाते हैं और फिर 4 दुल्हनें रुखसत होकर आती हैं। मैंने पूरी संजीदगी से कहा और लड़कियां हंस पड़ी। इतनी सारी बीवियों की मौजूदगी में खुद नवाब साहब का क्या हशर होता है? क्यों, क्या खुशो खुर्म रहते हैं? आप भी इतनी ही शादियां करेंगे? मैं क्यों? मैंने हैरत से पूछा और लड़कियां मेरे इस दो मैनी जुमले पर बौखला गईं। हमारा मतलब है कि आप भी तो। वो दरअसल हमारे यहाँ की रवायात से वाकिफ नहीं हैं। इतनी शादियां सिर्फ वो करता है जो मुस्तकबिल का हुक्मरान होता है। मैं और आदल हुक्मरान नहीं हैं। रियासत की हुकूमत हमारे बड़े भाई को मिलेगी। ओह, रूही ने कहा। काफी देर तक दोनों लड़कियां मुझसे दिलचस्प गुफ्तगू करती रहीं और मैं उन्हें घुसता रहा। बहर फिर तालूत को वापस आते देखकर मैं उन लोगों की तरफ मतवज्जा हो गया। तालूत मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर कोई खास बात नहीं थी, बस सपाट सा चेहरा था। क्या ख्याल है साइम, वापस चलें? चलो, मैंने कहा और तालूत गर्दन उठाकर देखने लगा। अरे वाह शहजादे साहब, और आलम साहब कहाँ हैं? वो बैठे हैं, रूही ने इशारे से बताया। आओ, और हम सब उन दोनों की तरफ चल पड़े। वो पत्थरों पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर पीतल की तरह जरद थे। कभी कभी वो अपने जिस्म उचकाने लगते और फिर मायूस होकर बैठ जाते, लेकिन दोनों बड़े साबर थे। अभी तक उनके हवास कायम थे और उन्होंने चीखने की कोशिश नहीं की थी। चलिए वापस चलें, सीमी ने कहा और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आलम बुखलाए हुए अंदाज में बोला, न जाने क्या हुआ, न जाने क्यों हमसे उठा नहीं जा रहा। जी, तालूत ने ताज्जुब का मुजाहरा किया। जी हाँ, जब से। क्या किस्सा है सीमी साहबा? पता नहीं, सीमी बेजारी से बोली। फिर उनकी तरफ रुख करके कहने लगी, बेहतर है आप तशरीफ रखिए, हम चले। मगर सुनिए तो मिस सीमी, खुदारा हमें इस मुसीबत से छोड़ कर ना जाइए। तो फिर चलिए, सीमी तंग कर बोली। वो दोनों फिर उठने की कोशिश करने लगे और इस बार आसानी से उठ गए। मैंने एक गहरी सांस ली। वो दोनों बुखलाए हुए अंदाज में झुक झुक कर पत्थरों को झांक रहे थे। ना जाने क्या हुआ था। आलम ने शहजाद से कहा, आइए आदल साहब, सीमी ने बेजारी से कहा और फिर वापसी का सफर होने लगा। ना जाने क्यों वापसी में सब खामोश खामोश से थे। वापसी पर सब खामोश खामोश से थे। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। हम सब ने मुंह हाथ धोए और खाने के कमरे में पहुंच गए। हमारी खातर मुदारत में आज भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुझे अब तक तालूत से गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला था। बहरहाल खाने के बाद हम अपने कमरे में आ गए और मैंने फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके तालूत की गर्दन थाम ली। हाँ मोहतरम, अब बताओ क्या रहा? यार आरफ, कुछ भी नहीं रहा, यकीन करो, वो उलझे हुए अंदाज में बोला। क्या मतलब? लड़की बेपनाह उलझी हुई है। उसने खुलकर बात ही नहीं की। मुझे जितना तजर्बा है मैंने सब इस्तेमाल कर डाला। बाद औकात साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ।
लेकिन वो ना जाने किस मट्टी की बनी हुई है। उसने किसी जुमले का कोई जवाब नहीं दिया, बस कान के पास से निकाल देती थी और चेहरा सपाट रहता था। फिर तुमने क्या अंदाजा लगाया? सिर्फ एक, शमशीर दौला का रंग पक्का है और चौंका उसका बाप मुझे उसके हवाले कर गया है, इसलिए वो मेरे साथ बद अखलाकी से भी नहीं पेश आना चाहती। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अब क्या इरादे हैं? चले यहाँ से। चलना तो है, लेकिन जरा इन शमशीर दौला को भी देख लिया जाए, आखिर है क्या बला। तालूत ने कहा। तुम्हारी मर्जी, तुम सुनाओ, तालूत ने मुस्कुराते हुए पूछा। दो थी, किसी से भी अजहार इश्क ना कर सका, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर वक्त बर्बाद किया है तो डराव सीन भी देखते चलें। नवाब शमशीर दौला से मुलाकात करते ही यहाँ से वापस चलेंगे, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। शाम को 5 बजे नवाब जलालुद्दीन वापस आ गए। आते ही वो हम दोनों से मिले, बेहद मुआज़रत की, दिन के बारे में पूछा कि कैसा गुजरा। मैंने और तालूत ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। नवाब साहब हमसे थोड़ी देर की इजाज़त लेकर सिर्फ गुस्ल करने गए। उसके बाद रात के खाने तक वो हमारे साथ रहे। फिर जब हम सोने के लिए तैयार हुए तब वो हमसे रुखसत हो गए। तालूत कुछ बेजार सा नज़र आ रहा था। मैं समझ गया कि अब वो यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेगा। मुझे भी कोई ख़ास लुत्फ़ नहीं आ रहा था, बड़ा पुरतकल्लफ माहौल था। अगर शमशीर दौला मुनासिब आदमी हुआ तो, मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे पूछा। ठीक है, सीमी से शादी करके ऐश करे, तालूत ने जवाब दिया। और अगर मुनासिब ना हुआ तब हम उस खूबसूरत लड़की को उसके बदसूरत ज़ौक़ का एहसास दिलाकर यहाँ से निकल चलेंगे। बहरहाल हमें उससे क्या लेना। वैसे कम अज़ कम एक सनफ़ का और तजर्बा हुआ, यानी बेज़ौक़ लड़कियाँ पहले ही इश्क ज़दा हैं, तालूत ने मुँह बनाते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। काफ़ी देर तक हम दोनों बातें करते रहे। तालूत आइंदा के प्रोग्राम बना रहा था। फिर हम सोने के लिए लेट गए। दूसरे दिन हस्बे मामूल था, लेकिन नाश्ते की मेज़ पर नवाब जलालुद्दीन ने हमें बताया कि रियासत लोरी के नवाबजादे शमशीर दौला आज दिन के 11 बजे तशरीफ़ ला रहे हैं। वो आपकी तरह शहजादे तो नहीं आदल मियाँ, लेकिन ख़ानदानी लोग हैं। नवाब असगरुद्दौला ये मेरे बचपन का दोस्त है, बड़ा दिलचस्प इंसान, इंतहाई नफसीस शख्सियत का मालिक। दरअसल मेरी लड़की सीमी बचपन से उसके बेटे से मंसूब है। आपको ये सब बातें अजीब लगती होंगी, बस हमारे यहाँ के ऐसे ही दस्तूर हैं। बड़ी मसरत हुई ये सुनकर, हम भी उनका इस्तकबाल करेंगे, आदल ने फराख दिली से कहा। शमशीर की पूरी उम्र यूरोप में गुजरी है, ना जाने क्या बन गया होगा। मैंने जिस वक़्त देखा था सिर्फ 12 साल का था, 14 साल के बाद वतन वापस आ रहा है। तालूत ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और फिर नवाब साहब से बोला, तो क्या यूरोप से वापसी के बाद वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं? हाँ भाई, कुछ दिन क़याम करेगा। हम में से कोई उससे मिलने भी ना जा सका। फिर उसे वापसी आते हुए सिर्फ 20 रोज़ हुए हैं। खूब, तालूत ने गर्दन हिलाई। नाश्ते के बाद जब हम अपने कमरे में पहुँचे, तालूत ने महनी खेज अंदाज में कहा, अब क्या ख्याल है? क्या मतलब? साहबजादी भी 14 साल के बाद उसे देखेंगी। गोया किसी नज़दीकी इश्क का अमकान ख़त्म हो गया। हमारी दुनिया अजीब है तालूत। और फिर मशर की लड़कियां एक ज़रा से लगाव पर ज़िंदगी वार देती हैं। अजीब बात है, ताहम ज़रा मेरी समझ से बाहर है। ठीक 11 बजे महल के दरवाजे से नवाब साहब की कार दाखिल हुई। ये कार स्टेशन से की गई थी। कार के पीछे नवाब साहब की पूरी फौज थी। खुद नवाब साहब हमारे पास दावत देने आए थे और हम भी उनके साथ शमशीर बहादुर के इस्तकबाल को पहुंच गए। कार पोर्च में रुकी और ड्राइवर ने दरवाज़ा खुला। तब कार से भारी बदन और पिस्ता कद का एक लंगूर बरामद हुआ। शानों तक बाल बिखरे, थोड़ी तक कलमे और कलमों में नीचे झुकी हुई मूछें शामिल थी। आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक लगाए एक नहायत कीमती और नफीस सूट में मलबूस था। उसके पीछे 3 बदमाश टाइप के लोग उतरे। उनमें से 2 के चेहरों पर जख्मों के गहरे निशानात थे। सूट उनके भी आला दर्जे के थे, लेकिन मांगे के मालूम हो रहे थे। मैंने नवाब जलालुद्दीन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी ज़्यादा खुशगवार तासरात नहीं थे। लंगूर नुमा आदमी ने दांत खोल दिए, भेड़ियों जैसे दांत जो कतार में जमे हुए थे। हेलो अंकल, हेलो आंट, वो एक हाथ बढ़ाता हुआ उनकी तरफ लपका और नवाब साहब ने दोनों हाथ फैला दिए। उसने हाथ पीछे कर लिया और नवाब साहब से लिपट गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह, मोटा ताज़ा।
क्यों बेगम? नवाब साहब ने अपने बेगम की तरफ देखा और लंगूर ने उन्हें छोड़ दिया। उसने घूर कर बेगम साहबा को देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर उनकी तरफ झपटा। ओह, उसने बेगम साहबा को दोनों बाजुओं में भर लिया और बेगम साहबा का चेहरा पसीने में भीग गया। शीमी कहाँ है आंट? उनमें से कौन सी शीमी है? उसने लड़कियों को घूरते हुए कहा। मैंने देखा कि शीमी का चेहरा जर्द हो गया। वो नुसरत और रूही की ओट में हो गई थी। नवाब साहब उसकी नीयत भांप गए, इसलिए उन्होंने मजबूती से शमशीर का बाजू पकड़ लिया। ओ अंकल, शीमी मेरी रेस्पिरेशन को नहीं आई। लंगूर नवाब साहब के साथ घिसटते हुए बोला। इनसे मिलो, तुम्हें एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाऊं। नवाब साहब उसे तालूत के सामने लाते हुए बोले। बड़ी शख्सियत? ये कौन है? शमशीर ने कहा। शहजादा आदल, शहजादा साइम, एक बहुत बड़ी रियासत के शहजादे। नवाब साहब ने तारुफ कराया। हमारी रियासत से भी बड़े, शमशीर ने कहा। हाँ, इतने बड़े कि शायद तुम्हारी पूरी रियासत की कीमत यहीं खड़े खड़े अदा कर दें, नवाब साहब ने जवाब दिया। हेलो, तालूत ने आगे बढ़कर कहा और शमशीर ने चश्मा उतार कर उसे देखा, फिर चश्मा आंखों से जमा कर दांत निकालते हुए बोला हेलो, और उसने तालूत का हाथ अपने हाथ में दबा लिया। किसी गैंडे की तरह ताकतवर था वो भी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर बौखलाहट के आसार नजर आने लगे और फिर वो एक तरफ झुक गया। तब तालूत ने उसका हाथ छोड़ दिया। हेलो, उसने मेरी तरफ देखा लेकिन हाथ मिलाने की जुर्रात नहीं की। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने भी खुश इखलाकी से सर खम किया और फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा। ओह अंकल, मेरे फ्रेंड से मिलिए। ये नाइडे है, ये पेडरी दी नाइट और ये एडगर है। बेहतरीन दोस्त हैं मेरे। हम लोग हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नवाब साहब ने गर्दन हिलाई। लेकिन ये सब तो मकामी बाशिंदे मालूम होते हैं, लंगूर ने कहा। हमने यूरोप में एक दूसरे के नाम बदल दिए थे, वहाँ हम इन्हीं नामों से पहचाने जानते थे। अंकल, जानते हैं इन लोगों ने मेरा क्या नाम रखा था? मिकलारेंस, नाइडे ने प्यार से दोहराया। लेकिन अब तो तुम वापस वतन आ चुके हो, नवाब साहब ने वापस पलटते हुए कहा। ओह डियर अंकल, यहाँ की फिजा में कैसी घुटन महसूस होती है। मैं आ गया हूँ अंकल, लेकिन यहाँ जिंदा ना रह सकूंगा। जी चाहता है गोली मार दूं इन सब गधों को। ना जाने यहाँ किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों डियर पेड्रो? ऑफ कोर्स, पेड्रो ने कोट के ऊपर से अपने बाजुओं की मछलियों को सहलाते हुए कहा। नवाब साहब कुछ ना बोले, लेकिन उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुझे हंसी आ रही थी और तालूत भी दिलचस्प निगाहों से उस पूरे माहौल को देख रहा था। बहरहाल सब अंदर पहुंच गए। महल का एक हिस्सा शमशीरुद्दौला के लिए सजाया गया। उन्हें वहां ले जाया गया। नवाब साहब के इशारे पर सीमी वगैरह जनान खाने की तरफ चल गईं। हम दोनों अलबत्ता शमशीरुद्दौला के साथ उनकी रिहाइश गाह तक आए थे। नवाब साहब के चेहरे पर सख्त बेचैनी नजर आ रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए हुए थे। एक बात बताओ, मैंने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा और तालूत सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। तुमने उससे मुसाफा किया था? हाँ, तालूत हंस पड़ा। उसके बाद उसने मुझसे मुसाफा नहीं किया। समझदार आदमी है। वैसे दोपहर के खाने पर देखना, मुसाफे का असर तो अब जाहिर होगा। वैसे उसने अपने हाथ की कलाई की मजबूती का इजहार तो किया था, लेकिन जिंदगी भर पछताएगा। मैंने महसूस किया था। वो हंसते हुए बोला और हम दोनों हंसते हुए अंदर आ गए। क्या ख्याल है आरिफ, क्या बेजारी दूर नहीं होगी? मैं नहीं समझा। सच मानो तो मुझे भी कुछ उकताहट सी महसूस करने लगा था, लेकिन इस वलायती बंदर के आ जाने से अचानक दिलचस्पियां पैदा हो गईं। अजीब आदमी है। वैसे तुमने एक बात महसूस की क्या? तालूत ने दिलचस्पी से पूछा। खुद नवाब साहब के भी होश उड़ गए हैं। जाहिर है वो आरिफ, बस इंतजार करो। ये खुश्क सी जगह तो अचानक लालाजार बन गई है। अभी तो यहाँ दिलचस्प कहानियां जन्म लेंगी। और जरा इन शीमी साहबा को भी रंग देखना है, जो अचानक सीमी से शीमी बन गई हैं। तालूत ने हंसते हुए कहा और मैं भी हंसने लगा। दोपहर के खाने की इत्तला मिलने पर हम दोनों तैयार होकर बाहर निकल आए। मुलाजमा हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम खाने के कमरे में पहुंच गए। शमशीरुद्दौला माँ अपनी बटालियन के मौजूद था। नवाब साहब भी मौजूद थे, लेकिन खिवातीन में कोई नहीं था। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए हमारा खैर मकदम किया और हम कुर्सियां घसीट कर बैठ गए।
शुरू करें। नवाब साहब ने अपने सामने की प्लेट सीधी करते हुए कहा। ओह अंकल, लड़कियां कहाँ हैं? शमशीरुद्दौला ने हैरानी से पूछा। वो दूसरी खवातीन के साथ खा लेंगी। नो अंकल, मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या बात हुई? हम इतने अरसे के बाद वतन वापस आया हूँ, आप सब लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारने हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और फिर देखिए ना, मैं शिमी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। आई मैन, देखिए ना, हमें एक दूसरे के आदात व अतवार से वाकिफ होना चाहिए। ही शमशीरुद्दौला शर्माए हुए अंदाज में हंसने लगा। नवाब साहब का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए। तुमने यूरोप में कितना अरसा गुजारा शमशीर? उन्होंने हलीमी से पूछा। तवील अरसा अंकल, 14-15 साल। इस दौरान तुम वतन को बिल्कुल भूल गए? और नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है? मुझे आप सब लोग अच्छी तरह याद थे। मैं अपने दोस्तों से आपका तज़किरा करता रहता हूँ, और शिमी का भी। तुम सिमी का नाम भी भूल गए। उसका नाम सिमी है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे शिमी ही स्वीट लगता है। हाउ ब्यूटीफुल। और फिर मैंने अपने दोस्तों के नाम भी बदल दिए हैं। आप नाइड्रे को देखिए, इसका नाम अब्दुल जलील है, मगर नाइड्रे कितना हैंडसम है। पेड्रो, ओह पेड्रो, तुम्हारा नाम क्या था? ओ एमिनेट खान, पेड्रो ने मुस्कुराते हुए कहा। यस अंकल, तो अंकल इसका नाम अमानत खान था। और अपना एडगर दी बॉक्सर, इसका नाम फजलदीन था, मगर मैंने इसको खूबसूरत नाम दिया है। मुझे शीनी पसंद है अंकल, लेकिन प्लीज आप इंटरफेयर ना करें। तुम ये भी भूल गए शमशीरुद्दौला कि हमारे यहाँ खवातीन गैर मर्दों के सामने नहीं आती, वो पर्दा करती हैं। जलालुद्दीन होंठ भींच कर बोले। पुराना बात है अंकल, टाइम बदल गया है। यूरोप में लोग हवाई जहाज, आई मैन, एरोप्लेन में उड़ता है। शमशीरुद्दौला ने नवाब साहब की बेवकूफ़ी पर हंसते हुए कहा। लेकिन ये यूरोप नहीं है, जलालाबाद है। तुमने अलवोरी में भी तब्दीलियां की होंगी। एकदम अंकल, मैंने डैडी को नोटिस दिया, उनको बोला पूरा माहौल एकदम बदल दें, वरना मैं वापस यूरोप चला जाऊंगा। तो तुमने असगरुद्दौला को अब्बा हजूर की बजाय डैडी कहना शुरू कर दिया। नवाब साहब बोले। अब्बा हजूर? शमशीरुद्दौला एकदम हंस पड़े। जब हम छोटा था तब बोलता था, अब हम उनको डैड बोलता है। इसका मतलब है खुद असगरुद्दौला भी काफी मुश्किल में है। नवाब साहब बड़बड़ाए और हम दोनों हंसी ना रोक सके। नवाब साहब ने चौंक कर हम दोनों की तरफ देखा। उनकी पेशानी पर नदामत के कतरे जगमगाने लगे। शमशीरुद्दौला की समझ में ना जाने क्या आया कि वो भी हंसने लगा। तब नवाब साहब ने बात खत्म करने की गरज से कहा, अच्छा खाना शुरू करो, वो लोग शर्माती हैं, तुम्हारी बात और है, लेकिन उन लोगों के लिए वो अजनबी हैं। ये मेरे जिगरी दोस्त हैं अंकल, गहरे दोस्त। मैंने इन लोगों से आपका बहुत तारीफ किया है। आप ठहरें, मैं खुद आंट को बुलाकर लाता हूँ। शमशीरुद्दौला ने कुर्सी खिसकाते हुए कहा। नहीं, तुम बैठो। रतन, जाओ बेगम और लड़कियों को बुला लाओ। नवाब साहब ने एक मुलाजम से कहा और मुलाजम गर्दन झुकाकर चला गया। नवाब साहब के चेहरे से उनकी दिल्ली कैफियत का इजहार होता था, लेकिन वो बेबस थे। शायद असगरुद्दौला उनका ऐसा ही दोस्त था कि वो शमशीर को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे, या फिर ना जाने क्या बात थी। थोड़ी देर के बाद तीनों लड़कियां और बेगम नवाब खाने के कमरे में आ गईं। नवाब साहब ने खामोशी से खाने का इशारा किया और खाना शुरू हो गया। शमशीरुद्दौला तमाम बातों से बेनियाज होकर खानों पर तबसरा कर रहा था। वो खुद को इन खानों से अजनबी जाहिर कर रहा था। यूरोप के खानों की क्या बात थी, एक से एक शानदार, एक से एक उम्दा। नवाब साहब खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। मैं और तालूत काफी महफूज हो रहे थे, और तालूत बार बार सीमी की शक्ल देख रहा था, लेकिन सीमी का चेहरा सपाट था, उससे किसी तासर का इजहार नहीं हो रहा था। जबकि दोनों लड़कियों को कई बार हंसी रोकने की कोशिश में खासी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। बहरहाल नवाब साहब ने खाना कुछ जल्दी ही खत्म कर लिया। लड़कियां और बेगम नवाब भी उठ गईं और फिर वो बाहर ही निकल गईं। आप लोग भी आराम करें शहजादा आदल और साइम, शाम की चाय पर आपसे मुलाकात होगी। चाय के बाद हम आउटिंग करेंगे अंकल, आप लोग भी हमारा साथ देंगे ना? शमशीरुद्दौला ने पूछा। नहीं, मैं मसरूफ हूँ, नवाब साहब ने खुश्क अंदाज में कहा, और फिर मुड़कर एक तरफ चल पड़े।